हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस क्लास में 12th क्लास इंग्लिश 100 मार्क्स का प्रो सेक्शन का चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके राइटर महात्मा गांधी जी हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रो सेक्शन का चैप्टर 1 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सिलेबस के बारे में अच्छे तरीके से समझा दिया था कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सी किताब है और कौन सी किताब में कौन कौन से चैप्टर्स है। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग रेम्बो पार्ट 2 का जो प्रो सेक्शन है उसका चैप्टर 1 है, जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको जो चैप्टर्स कंप्लीट कराया जाएगा, आपको 3 क्लास में कंप्लीट कराया जाएगा। जी हाँ, एक चैप्टर को 3 क्लास में इसलिए कंप्लीट कराया जाएगा क्योंकि अगर आप इस 3 क्लास में अगर एक चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। इसलिए आपको 3 क्लास में कंप्लीट कराया जाएगा। और 3 क्लास में जो आपको कंप्लीट कराया जाएगा, सबसे पहला जो क्लास होगा यानी जो पार्ट 1 होगा आपका, उसमें आपको इंट्रोडक्शन और आपको समरी कंप्लीट कराया जाएगा। जी हाँ, अगर आप इंट्रोडक्शन और समरी को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपका बुक से यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन बनता है आपका बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, आप लोग अगर अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेते हैं। मैं आपको पार्ट 1 में सबसे पहले इंट्रोडक्शन और समरी को पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो आपको सेकंड पार्ट रहेगा उसमें आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर कराया जाएगा। जी हाँ, आप लोग का एग्जाम में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, आपको बताइए। आपका शॉर्ट टाइप आंसर नहीं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। तो आपको दोनों कंप्लीट कराया जाएगा सेकंड क्लास में। और जो आपका लास्ट क्लास होगा उसमें आपको ऑब्जेक्टिव यानी उसमें आपका जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का क्लास होगा, जिसमें आप लोग दोनों क्लास को कर लेते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप लोग अच्छी तरीके से उसको पढ़ करके समझ करके क्लास को करते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। और मैंने आपको बता दिया कि आपका जो हर सब्जेक्ट का जो क्लास होगा वो 3 क्लास होगा, तो आपको तीनों क्लास को करना मस्ट है। आप लोग जरूर क्लास को कीजिएगा, तभी आप लोग एग्जाम में 90+ स्कोर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखेंगे। तो आप लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हम लोग इन चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और जो हमारे राइटर है महात्मा गांधी जी उसके बारे में अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो आपका इंट्रोडक्शन से भी आ सकता है, आपका बुक से भी आ सकता है। तो हम लोग दोनों चीज को कवर करेंगे ताकि हम लोग का क्वेश्चन एक भी ना छूटे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। मोहनदास करमचंद गांधी, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो महात्मा गांधी का जो पूरा नाम है वो मोहनदास करमचंद गांधी है, तो आपको ये पता होना ही चाहिए। 1869, जी हाँ, तो ये जो यहाँ पे डेट दिया हुआ 1869 ये बर्थ का डेट है, यानी 1869 ईस्वी में पैदा हुए थे और कब मर गए थे, 1948 ईस्वी को मर गए थे। तो आपको दोनों को यानी बर्थ का डेथ का डेट है, आपको दोनों को याद रखने हैं क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, जी हाँ, आप सबको पता है कि जो महात्मा गांधी जी हैं उनको बापू के नाम से भी जाना जाता है, ये काफी अच्छे लोकप्रिय है बापू के नाम से भी, और फादर ऑफ द नेशन यानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पिता। तो हमारे क्या है वो राष्ट्रीय पिता भी है और क्या है उसको बापू के नाम से भी काफी वो फेमस है, प्रसिद्ध है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है हमारा, ही वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन, यानी वे राजनीतिज्ञ से अधिक आध्यात्मिक नेता थे। जी हाँ, यानी पॉलिटिशियन से भी ज्यादा वो क्या थे, एक स्पिरिचुअल लीडर थे यानी एक आध्यात्मिक नेता थे। कौन, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि हु वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में इस प्रकार के क्वेश्चन दे देता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देता है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो आपको महात्मा गांधी पे टिक लगाने हैं। तो आप लोग अगर ये इंट्रोडक्शन और समरी को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, और मैं आपको बताते चलूंगा कि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो कहाँ से क्वेश्चन बनता है वो आपको वो भी बताते चलूंगा, इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से सुनने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाए। उसके बाद थर्ड पॉइंट को देख लेते हैं हम लोग। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में क्या चूज किया, किसका उपयोग किया, सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक उपयोग किया। जी हाँ, आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी क्या थे, ये सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, यानी उन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो क्या लड़ रहा था वो किस चीज को अपना हथियार बनाया था, वो किस चीज को बनाया था, बंदूक। ना ही उन्होंने गन उठाया ना ही कोई हथियार उठाया, उन्होंने उठाया क्या, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा और ट्रूथ यानी सत्य को उन्होंने अपना हथियार बनाया और उसी को लेकर के उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ वो खड़े हुए थे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी 1915 से लेकर 1948 तक वो इंडियन पॉलिटिक्स में क्या रहे, डोमिनेटेड रहे, यानी 1915 से 1948 तक उनका भारतीय राजनीति में क्या रहा, प्रभुत्व रहा। जी हाँ, जैसा कि आप सबको बताइए कि महात्मा गांधी 1915 में कहाँ से आए थे, वो दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे, तभी से उन्होंने पॉलिटिक्स में यानी भारतीय राजनीति में उन्होंने अपना हिस्सा देना शुरू किया और उनका जो योगदान रहा वो 1948 तक रहा और 1948 तक उनका क्या हुआ, पॉलिटिक्स में यानी राजनीति में अपना प्रभुत्व कायम रहा। उसके नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग।
ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 13 जनवरी 1948। आप सबको पता है कि उनकी जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी, 1948 ईस्वी में हुई थी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। तो उनकी मृत्यु ऐसे नहीं हुई थी, यानी कि उनकी हत्या कर दी गई थी। वो किसने किया था, आप सबको पता ही है कि नाथूराम गॉड्स ने किया था। यहाँ पे एक वर्ड आया है फेनेटिक, जी हाँ। तो फेनेटिक उसको बोलते हैं, फेनेटिक उसको बोलते हैं जो कट्टर, यानी जो क्या होते हैं, कट्टर होते हैं, उसको फेनेटिक बोला जाता है, यानी वो धर्मांध होते हैं। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। जी हाँ, यहाँ पे आपने सुना होगा ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी। तो मैं आपको यहाँ पे दो वर्ड के बारे में बताता हूँ कि बायोग्राफी क्या होता है और ऑटोबायोग्राफी क्या होता है। अगर कहीं पे आपको दिया रहेगा कि बायोग्राफी, बायोग्राफी में क्या होता है कि यानी किसी इंसान के बारे में कोई और लिखता है तो वो हो जाता है बायोग्राफी। लेकिन जब कोई इंसान अपने जीवन के बारे में अपने आप ही लिखता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। यानी ये जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, इसको महात्मा गांधी ने अपने ही यानी खुद से लिखा था, इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। लेकिन अगर यही चीज उसके बारे में, उनके जीवन के बारे में कोई और लिखता तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोग्राफी। तो ये क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि किस नाम से है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको एग्जाम में दे सकता है कि जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। आपको इसका आंसर पता होना ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको समझा दिया। अब हम लोग यानी चैप्टर के समरी को देखेंगे। और अगर आप लोग इंट्रोडक्शन के साथ साथ समरी को भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आपको कहानी के बारे में पता चल जाएगा कि जो हमारा स्टोरी है, स्टोरी का क्या मोटिव है, यानी स्टोरी में क्या कहना चाहता है। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा तो आपका इसमें आप समरी में और इंट्रोडक्शन मिला करके दोनों सॉल्व हो जाएगा। तो फिर हम लोग अच्छे तरीके से समरी को समझते हैं। जी हाँ, तो हम लोग समरी की ओर आ चुके हैं। तो आपको यहाँ पे जो समरी कंप्लीट कराया जाएगा आपको, यानी दोनों लैंग्वेज में कंप्लीट कराया जाएगा, यानी इंग्लिश में रहेगा और साथ साथ में हिंदी में रहेगा, ताकि आप लोग पढ़ करके भी इसको अच्छे तरीके से समझ पाएं और एग्जाम में आप लोग अच्छे स्कोर कर पाएं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए ब्रिलियंट एंड रिमार्केबल एसे ऑन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग क्लास को स्टार्ट करने की समरी को जानने से पहले ये समझ लीजिए कि जो हमारा आज का जो चैप्टर है वो एक क्या है, ऐसे है। जी हाँ, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, आपका ऑप्शन में दे देता है एसी दे देता है, उसका लिरिक दे देता है, कुछ भी आपका ऑप्शन दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक ऐसे है, ये क्या है, निबंध है। तो हमारा आज का जो चैप्टर है वो क्या है, एक ऐसे है, एक निबंध है जो कि महात्मा गांधी ने लिखा है। चलिए, तो इसका हम लोग यहाँ पे मीनिंग को समझ लेते हैं, इसका अर्थ को समझ लेते हैं कि इस सेंटेंस में क्या कहना चाहते हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर एक शानदार और उल्लेखनीय निबंध है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यानी जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ये क्या है, ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर बहुत ही शानदार और उल्लेखनीय निबंध है जो कि किसने लिखा है, महात्मा गांधी ने लिखा है। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे लाइन को। इन द essay he has proved that civilization and culture are greater and better than any other civilization in the world। निबंध में उन्होंने, इस निबंध में महात्मा गांधी ने, उन्होंने मतलब यानी महात्मा गांधी ने साबित कर दिया है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति दुनिया की किसी भी अन्य सभ्यता से बड़ी और बेहतर है। जी हाँ, यानी उन्होंने जो हमारी सभ्यता और सिविलाइजेशन के बारे में इस चैप्टर में बताया है तो उन्होंने इसकी प्रशंसा की है, नहीं उसकी तारीफ की है। कैसी तारीफ की है, जो हमारी जो सभ्यता और जो संस्कृति है ये दुनिया की किसी भी जो संस्कृति है उससे क्या है, काफी बड़ी है और बेहतर है, यानी अच्छी है। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं कि क्या कहना चाहता है। He has also highlighted their salient features and cautioned us against blind imitation of Western और यूरोपियन सिविलाइजेशन। उन्होंने उनकी मुख्य विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने उन्होंने मतलब महात्मा गांधी जी ने उस उनकी मुख्य विशेषताओं किनकी, यानी जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है उसकी विशेषताओं पर क्या डाला है, प्रकाश डाला है। और हमें पश्चिमी या यूरोपीय सभ्यता की अंधी नकल के प्रति आगाह किया है। जी हाँ, यहाँ पे एक वर्ड आता है ब्लाइंड इमिटेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं अंधी नकल। अंधी नकल का मतलब ये हुआ कि जब कोई भी आदमी या कोई भी देश क्या करता है, यानी किसी चीज का, यानी किसी देश का या किसी लोगों का क्या करता है, वो कॉपी करता है बिना किसी जाने हुए कि इससे हमारा क्या होगा, यानी हमको नुकसान है या फायदा है, यानी उसका क्या करता है, कॉपी करता है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग ब्लाइंड इमिटेशन। हाँ, तो ब्लाइंड इमिटेशन के प्रति हमको पहले से ही उन्होंने आगाह कर दिया है, नहीं बता दिया है कि हमको अंधी नकल नहीं करना है, किसका, पश्चिमी या जो यूरोपीय सभ्यता है उसका नकल नहीं करना है। क्योंकि जो हमारी सभ्यता है, खुद की सभ्यता क्या है, काफी बड़ी है और काफी क्या है, बेहतर है। टू हिज माइंड civilization is that mode of conduct which points to man the path of duty and morality।
उनके विचार से। यहाँ पे कहीं पे भी उनकी आएगा तो आपको समझ जाना है कि जो हमारे राइटर है कौन, महात्मा गांधी, यानी उनके विचार से, क्योंकि उन्होंने इस निबंध को लिखा है तो उनके विचार से सभ्यता आचरण का वह तरीका है, यानी सभ्यता जो है उनके विचार से, यानी महात्मा गांधी के विचार से सभ्यता आचरण यानी व्यवहार का वह तरीका है जो मनुष्य को कर्तव्य और नैतिकता का मार्ग बताता है। जी हाँ, तो हमको जो सभ्यता है वो क्या बताता है, यानी मनुष्य का कर्तव्य, यानी आप हमारा कर्तव्य क्या है, हमको क्या करना चाहिए, और जो नैतिकता है उसका मार्ग यानी उसका रास्ता दिखाता है कि आपको किस रास्ते पर चलना है, आपको कैसा काम करना है जो आपके लिए बेहतर है। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस को। मोरल अपलिफ्टमेंट ऑफ मैन इज इट्स मेन कंसर्न। मनुष्य का नैतिक उत्थान इसकी मुख्य चिंता है, किसकी, यानी महात्मा गांधी की, यानी जो महात्मा गांधी का जो मेन चिंता है, यानी मुख्य चिंता है वो क्या है कि हमारा जो उत्थान हो, किसका उत्थान हो, यानी नैतिक उत्थान हो। यह हम लोग क्या करते हैं, महात्मा गांधी इसके बारे में चिंता करते हैं। ही सेज दैट आवर सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एंशियंट, द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट वाइटल इन द वर्ल्ड। यानी उनका कहना है कि, उनका मतलब महात्मा गांधी जी का कहना है कि जो हमारी सभ्यता है दुनिया में सबसे प्राचीन है। जी हाँ, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है ये पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे मजबूत है और सबसे क्या है, महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी हमारे इस चैप्टर में उन्होंने पूरी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है उसके बारे में उन्होंने प्रशंसा किया है। चलिए तो अब आगे देख लेते हैं हम लोग। It is still alive, whereas the civilization of Greece, Rome, Japan and China are either dead or westernized. यह अभी भी जीवित है। It is still alive, जी हाँ, यानी जो हमारी सभ्यता और संस्कृति अभी भी क्या है, जिंदा है। Whereas the civilization of Greece, Rome, Japan and China are either dead or westernized. जबकि जो ग्रीस, रोम, जापान और चीन की सभ्यता है या तो वो मर चुकी है या पश्चिमी हो गई है, यानी वेस्टर्नाइज हो गई है। मतलब यानी इस सेंटेंस में वो कहना चाहते हैं कि जो हमारी सभ्यता है वो सबसे प्राचीन तो है ही है लेकिन अभी भी क्या है, वो जिंदा है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि दूसरे किसी जैसे ग्रीस हो गया, रोम हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, यानी अलग सभ्यता को देखेंगे, चाहे तो वो क्या होती है कि दुनिया से उसका नामो निशान मिट चुका है या वो है भी तो यानी ये वो क्या हो चुका है, वेस्टर्नाइज हो चुका है, यानी पश्चिमी हो चुका है। पश्चिमी का मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे वेस्टर्नाइज का मीनिंग समझा देता हूँ। ए कंट्री, ए पर्सन और सिस्टम टू अडॉप्ट और बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। यानी इसका मतलब हुआ है कि वेस्टर्नाइज किसको बोलेंगे, यानी जब कोई कंट्री या कोई व्यक्ति या कोई सिस्टम क्या कर लेता है, एडॉप्ट यानी अपना लेता है या उससे प्रभावित हो जाता है, किससे, यानी यूरोप और जो नॉर्थ अमेरिका का जो सिस्टम है, यानी जो पॉलिटिकल सिस्टम है या उसका जो इकोनॉमिक कल्चरल सिस्टम है उसको अपना लेता है या उससे क्या हो जाता है, वो प्रभावित हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो वेस्टर्नाइज्ड हो गया। मतलब ये हुआ कि जब कोई सभ्यता दूसरी सभ्यता को, जैसे कि यूरोपीय सभ्यता हो गया या नॉर्थ अमेरिका का जो सभ्यता हो गया, उसको अपना लेता है तो मतलब क्या हो गया, वो वेस्टर्नाइज्ड हो गया। तो इसका मतलब यही हुआ। हाँ, तो हम लोग समझ चुके हैं कि जो हमारी सभ्यता अभी भी क्या है, वो जिंदा है और बाकी जो दूसरी सभ्यता है या तो वो दुनिया से उसका नामो निशान मिट चुका है या वो दूसरी सभ्यता को अपना चुके हैं। आवर सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिव एंड लेट लिव, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज इट्स मोटो। यानी जो हमारी सभ्यता है जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित है, यानी अपना खुद जियो और दूसरों को भी जीने दो, ये हमारी सभ्यता का क्या है, सिद्धांत है। इसी सिद्धांत पर हमारी सभ्यता आधारित है, लेकिन दूसरी सभ्यता इसी सिद्धांत पर आधारित नहीं है। उसका मकसद है कि जियो लेकिन दूसरे को जीने मत दो। और उसके बाद यहाँ पे बोला है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इट इज इट्स मोटो, यानी सरल जीवन, सादा जीवन और उच्च विचार हमारा क्या है, इसका मूल मंत्र है, किसका, हमारी सभ्यता का, कि सादा जीवन यानी सिंपल जीवन और विचार काफी उच्च है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। चलिए तो अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। यूनिटी amidst diversity and continuity amidst change are its hallmarks। चलिए तो इस सेंटेंस को हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। विविधता के बीच एकता और परिवर्तन के बीच निरंतरता इसकी पहचान है। जी हाँ, यानी जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जो पहचान है वो क्या पहचान है, विविधता में एकता। यानी हमारे देश में, हमारी सभ्यता में हर चीज में क्या है, विविधता है। आप देखेंगे कास्ट में, जाति में देखेंगे, धर्म में देखेंगे, उसके बाद आप लोग कलर में, रंग में देखेंगे और कोई भी चीज में देखेंगे तो हमारे देश में क्या है, यानी हर चीज में विविधता है लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, एकता है। तो यही हमारी सभ्यता संस्कृति का क्या है, पहचान है कि विविधता के बाद, विविधता होते हुए भी हमारे देश में क्या है, एकता की भावना है।
और परिवर्तन के बीच निरंतरता, यानी परिवर्तन के बीच निरंतरता, निरंतरता का मतलब ये हुआ कि यानी जो हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो दिन ब दिन क्या हो रही है, परिवर्तित होती जा रही है। यानी जो हमारा जो विचार है वो उच्च होते जा रहा है और ये लगातार होते जा रहा है। इट इज सुटेबल टू आवर नीड्स एंड इन्वायरमेंट, ये हमारी जरूरतों और पर्यावरण के लिए उपयुक्त है। दिखा, यानी जो हमारी विविधता के बीच एकता है और जो परिवर्तन के बीच जो निरंतरता है, ये हमारी जरूरतों और पर्यावरण के लिए काफी उपयुक्त है। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। गांधी जी प्रीफर्स सेल्फ रिलायंट विलेज लाइफ टू द लाइफ ऑफ बिग टाउन्स एंड सिटीज। जी हाँ, यहाँ पे गांधी जी ने इस सेंटेंस में कहा है कि गांधी जी बड़े शहरों और कस्बों के जीवन के बजाय आत्मनिर्भर ग्रामीण जीवन को प्राथमिकता देते हैं। यानी जो लोग बड़े शहरों में या बड़े कस्बे में रहते हैं, उनकी जीवन के बजाय वो किसको प्राथमिकता देते हैं, यानी आत्मनिर्भर ग्रामीण जीवन। आत्मनिर्भर ग्रामीण जीवन का मतलब ये हुआ कि लोग यानी जो गांव में रहते हैं और क्या है, वो आत्मनिर्भर है, यानी अपने से अपना जीवन यहाँ पर करते हैं, अपने से खुद अपना खाना पीना सब कुछ चलता है, यानी वो किसी पर निर्भर नहीं है और वो ग्राम में रहते हैं, तो वो हो गया आत्मनिर्भर ग्रामीण जीवन। तो ये इस जीवन को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं बजाय कस्बों और बड़े शहरों के जीवन की बजाय। फॉर हिम हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड विदाउट कन्फ्लिक्ट्स, उनके लिए खुशी संघर्षों के बिना मन की एक अवस्था है, एक स्टेट है। सो ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज सुसाइडल, इसलिए पश्चिमी सभ्यता की अंधी नकल आत्मघाती है। इसलिए पश्चिमी सभ्यता यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी जो हमारी यूरोपीय सभ्यता है, उसका अंधी नकल करना मतलब क्या हो गया कि ये सुसाइड करने के बराबर है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, यानी दूसरी सिविलाइजेशन का सभ्यता का नकल नहीं करना है। जो हमारी सभ्यता है इसको हम लोग को बचा के रखना है और हम लोगों को अपनी सभ्यता के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है उसके बारे में उन्होंने किस प्रकार से प्रशंसा की है और उन्होंने हम लोगों को आगाह किया है कि हमको अंधी नकल नहीं करना है दूसरी सभ्यता का। जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है इसको हमको बचा के रखना है और इसी के अकॉर्डिंग ही हमको चलना है। तो मैंने जैसा कि बताया था कि आपको मैं आज की इस क्लास में इंट्रोडक्शन समरी पढ़ाऊंगा, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन और समरी पढ़ा दिया है और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद जो आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का क्लास होगा। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और आप लोग अगर सभी सब्जेक्ट में 90+ स्कोर करना चाहते हैं, इसके लिए मैंने आप सबके लिए एक कोर्स को तैयार किया है जिसमें आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक यानी पिछले 10 साल का आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा। उसके बाद आपको एग्जाम से पहले पहले सैम्पल पेपर कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद आपका टेस्ट भी होगा, मंथली टेस्ट, उसके बाद वीकली टेस्ट भी होगा और आपको लाइव क्लास के थ्रू आपका जो भी डाउट्स होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, आप लोग उसको क्लियर कर सकते हैं। दिखा, जिसके लिए आपको यहाँ पे मोबाइल के प्ले स्टोर पे आपको एसएस एकेडमी सर्च करना है। एसएस एकेडमी आपको सर्च करके आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके आपको इसको क्या कर लेना है, रजिस्टर कर लेना है। दिखा, क्योंकि इस कोर्स को जो तैयार किया गया, आप लोग अगर इसको परचेज करते हैं तो इसका जो प्राइस है वो 299 रुपये है। दिखा, यानी 299 रुपये में आप लोग पूरे साल की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं और 299 रुपये में आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। दिखा, जैसा कि आपने इस क्लास में देख लिया कि आपको किस प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से आपका क्लास होगा, तो आप लोग डेमो के जरिए देख सकते हैं। हाँ, तो आप लोगों के लिए भी डेमो क्लास रखा गया है, तो आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करके डेमो क्लास को देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर कर सके। तो मैंने जो आपको बता दिया कि एसएस एकेडमी आपको ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, तो आपको सर्च करके आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको फोन नंबर डाल के उसको रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद आपको डेमो क्लास को करना है। आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लोग उसको कोर्स को परचेज कीजिए। उसके बाद आप लोग एग्जाम में 90+ स्कोर सभी सब्जेक्ट में लेकर के आइए। चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।